नेपाल में 26 अगस्त को आई तबाही को पहली नज़र में देखें तो ये एक बेहद तेज़ फ्लैश फ्लड की कहानी लगती है। लेकिन इस डिज़ास्टर की असली शुरुआत नदी में नहीं बल्कि उससे हज़ारों मीटर ऊपर हिमालय की उस दुनिया में हुई जहां बर्फ़, चट्टान और पहाड़ एक साथ एक बेहद नाजुक प्राकृतिक हालात पैदा करते हैं। नेपाल तिब्बत सीमा के पास ऊंचाई पर ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा कोलैप्स हुआ। उसके साथ आइस और रॉक का भारी मास नीचे आया और नदी की घाटी में पहुंच गया। इसके बाद लेंडे खोला और उससे जुड़े रिवर सिस्टम में पानी, बर्फ, चट्टान और सेडिमेंट की एक असाधारण तेज लहर पैदा हुई जिसने कुछ ही समय में रास्ते में आने वाले घरों, पुलों, सड़कों, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआत में इसे अर्थक्वेक से जोड़कर देखा गया, लेकिन अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस के एनालिसिस ने उस इंटरप्रिटेशन को बदल दिया। सिस्मिक सिग्नल किसी बड़े अर्थक्वेक का नहीं बल्कि ग्लेशियर और माउंटेन मटेरियल्स के कोलैप्स से पैदा हुई एनर्जी का था। लेकिन अब इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या ये केवल एक प्राकृतिक एक्सीडेंट था या बदलता क्लाइमेट इस तरह की हिमालयन डिजास्टर्स का रिस्क बढ़ा रहा है। और अगर हिमालय में ऊपर कुछ ऐसा होता है तो उसका असर भारत के मैदानी इलाकों तक कितनी दूर आ सकता है। आज पूरी कहानी को समझते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं डायलॉगस। पुरा ड्याम फुटेर आयो यार। ल त्योले बजारै गयो यार। ल गयो यार। आखिर 26 अगस्त को क्या हुआ? 26 अगस्त की सुबह नेपाल के रसुवा डिस्ट्रिक्ट में चीन के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन की सीमा के पास अचानक एक बेहद शक्तिशाली फ्लैश फ्लड आ गया। प्रभावित इलाके काठमांडू और लहासा को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण रूट पर हैं और इसी कॉरिडोर में रासु, वगाधी और तिमुरे जैसे स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल पॉइंट्स आते हैं। उपलब्ध सैटेलाइट इमेजरी और शुरुआती साइंटिफिक एनालिसिस से पता चला कि हिमालय की ऊंचाई पर ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे वैली में आ गया। कुछ सैटेलाइट एनालिसिस में इस आइस मास के लगभग 1200 मीटर नीचे गिरने की बात सामने आई है। इस कोलैप्स के साथ रॉक और मलबा भी नीचे आया और वो पूरा मास लेंदे खोला के कैचमेंट एरिया में जा पहुंचा। यहीं से डिजास्टर की चेन शुरू हुई। जब इतनी बड़ी मात्रा में आइस, रॉक और सेडिमेंट एक संकरी माउंटेन वैली में अचानक पहुंचता है तो वो नदी के नॉर्मल फ्लो को बेहद तेजी से बदल सकता है। उपलब्ध सबूत इसी तरह के आइस, रॉक, डेब्री फ्लो और उसके बाद कैटास्ट्रोफिक फ्लड सर्ज की ओर इशारा करता है। ये कोई सामान्य मानसून फ्लड नहीं थी जिनमें कई घंटे या कई दिनों की लगातार बारिश से नदी धीरे धीरे ऊपर आती है। ये एक हाई एनर्जी माउंटेन इवेंट था जिनमें पहाड़ से आया मटेरियल खुद फ्लड की डिस्ट्रक्टिव पावर का हिस्सा बन गया। इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए बताते हैं आपको। कल्पना कीजिए कि एक ऊंचे पहाड़ की ढलान पर ग्लेशियर और उससे जुड़ा रॉक मास अचानक टूटकर नीचे आ जाता है। हजारों टन आइस, रॉक और लूज सेडिमेंट नीचे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए नदी में पहुंचता है। नदी की कैपेसिटी अचानक खत्म हो जाती है और वाटर और डेब्री का फ्लो एक ऐसी सर्ज में बदल जाता है जिसकी स्पीड और डिस्ट्रक्टिव फोर्स सामान्य नदी से कहीं कई गुना ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि इस तरह की घटनाओं को केवल फ्लड कहने के बजाय कंपाउंड या कैस्केडिंग माउंटेन हैजर्ड के रूप में समझना ज़्यादा सही है।
एक जियोलॉजिकल इवेंट दूसरे हाइड्रोलॉजिकल इवेंट को ट्रिगर करता है। ग्लेशियर या आइस रॉक कोलैप्स होता है, डेब्री रिवर सिस्टम में पहुंचता है, रिवर का फ्लो अचानक बदलता है और फिर डाउनस्ट्रीम में फ्लैश फ्लड और डेब्री फ्लो की डिस्ट्रक्टिव वेव्स पैदा होती हैं। इस घटना की पूरी सीक्वेंस पर साइंटिफिक रिकंस्ट्रक्शन अभी जारी है, इसलिए किसी एक सिंप्लीफाइड वर्जन को अंतिम एक्सप्लेनेशन मानना जल्दबाजी होगी। लेकिन इमीडिएट ट्रिगर के रूप में ग्लेशियर कोलैप्स और उससे पैदा आइस रॉक डेब्री फ्लो अब सबसे मजबूत एक्सप्लेनेशन के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब समझते हैं कि अर्थक्वेक की बात कहां से आई। जरा निगाह डालिएगा। इस डिजास्टर की शुरुआत में एक दिलचस्प कंफ्यूजन हुआ। वो कंफ्यूजन ये था कि पहले सिस्मिक मॉनिटरिंग डेटा के आधार पर करीब 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिपोर्ट हुआ और स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठा कि क्या अर्थक्वेक ने ग्लेशियर या माउंटेन स्लोप को डिस्टेबलाइज किया और उसके बाद फ्लड आई। लेकिन यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बाद में इस इंटरप्रिटेशन को खारिज कर दिया। यूएसजीएस के मुताबिक जो सिस्मिक सिग्नल दर्ज हुआ वो किसी कन्वेंशनल अर्थक्वेक के कारण नहीं था। ग्लेशियर और रॉक मटेरियल के कोलैप्स और उससे पैदा हुए डेब्री फ्लो ने इतनी सिस्मिक एनर्जी जनरेट की कि वो सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट पर अर्थक्वेक जैसा सिग्नल बन गया। इस इवेंट को लगभग मैग्नीट्यूड 5.2 के सिस्मिक सिग्नल के रूप में दर्ज किया गया था। इस डिस्टिंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका अर्थ यह है कि हमारे पास फिलहाल अर्थक्वेक ट्रिगर्ड द ग्लेशियर कोलैप्स कहने का आधार नहीं है, बल्कि उपलब्ध एविडेंस उल्टा सीक्वेंस बताता है। ग्लेशियल कोलैप्स हुआ, उस कोलैप्स ने सिस्मिक सिग्नल पैदा किया, लेकिन क्या यह ग्लेशियर पिघलने से ये बाढ़ आई है? चलिए इसको भी देखते हैं, इसकी जांच पड़ताल करते हैं। यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ग्लेशियर का पिघलना और ग्लेशियर का कोलैप्स होना एक ही बात नहीं है, ये दो अलग अलग बातें हैं। क्लाइमेट वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मास खो सकते हैं, उनकी थिकनेस घट सकती है, उनका रिट्रीट तेज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लेशियर का मेल्ट वाटर अपने आप अचानक ऐसी फ्लैश फ्लड पैदा कर दे। इस पर्टिकुलर इवेंट में इमीडिएट ट्रिगर मेल्ट वाटर फ्लड नहीं बल्कि ग्लेशियर और एसोसिएटेड माउंटेन मटेरियल का कोलैप्स होना था। लेकिन यहाँ क्लाइमेट कनेक्शन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि ग्लेशियर एक आइसोलेटेड ब्लॉक ऑफ आइस नहीं है, वो पूरे माउंटेन क्रायोस्फेयर का हिस्सा है, जिनमें स्नो, आइस, फ्रोजन ग्राउंड, परमाफ्रॉस्ट, इसके बारे में आगे बताएंगे आपको, परमाफ्रॉस्ट, रॉक स्लोप्स और डाउनस्ट्रीम वाटर सिस्टम शामिल है। तापमान बढ़ने से इन सभी कंपोनेंट्स में बदलाव आता है। ग्लेशियर्स थिन और रिट्रीट कर सकते हैं, स्नो कवर का पैटर्न बदल सकता है, परमाफ्रॉस्ट डिग्रेड हो सकता है, कुछ माउंटेन स्लोप्स की स्टेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। इसलिए क्लाइमेट चेंज किसी एक घटना के लिए सीधे ट्रिगर साबित हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो उस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है जिनमें ऐसे हैजर्ड्स पैदा होते हैं। यही फ़र्क क्लाइमेट चेंज और काउज्ड दिस इवेंट, अलग अलग फ़र्क करिएगा। क्लाइमेट चेंज और काउज्ड दिस इवेंट और क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ द हिमालयन सिस्टम के बीच है। तो क्या इसे ग्लॉफ कहा जा सकता है? एक नया शब्द सुन रहे होंगे पिछले 2 दिनों से आप। देखिए है क्या, बताता हूं आपको। एक और टर्म बहुत इस्तेमाल हो रही है, वो है ग्लॉफ, GLOF, ग्लॉफ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लॉफ तब पैदा होता है जब ग्लेशियर के पास बनी कोई ग्लेशियल लेक अक्सर उसके नेचुरल आइस या मोरेन डैम के फेलियर के कारण अचानक अपना पानी छोड़ देती है और वो पानी डाउनस्ट्रीम में कैटास्ट्रोफिक फ्लड पैदा करता है। हिमालय में क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियल लेक्स का एक्सपेंशन और उससे जुड़े हैजर्ड्स एक गंभीर कंसर्न हैं। लेकिन नेपाल की इस घटना को अभी सीधे क्लासिक ग्लॉफ कहना उचित नहीं होगा। यहाँ उपलब्ध एविडेंस ग्लेशियर या आइस रॉक मास के कोलैप्स
और उसके डेब्री फ्लो और उसके बाद रिवर सिस्टम में आई कैटास्ट्रॉफिक सर्ज की ओर इशारा करता है। इसलिए हम इसे फिलहाल ग्लेशियर कोलैप्स ट्रिगर्ड फ्लैश फ्लड या आइस रॉक अवलांचे एंड डेब्री फ्लो इवेंट कहना ज़्यादा वैज्ञानिक मान सकते हैं, मानेंगे। अब असली सवाल क्या है? असली सवाल, क्या क्लाइमेट चेंज का इसमें हाथ है? कितना हाथ है? इस सवाल का जवाब दो स्तरों पर देना होगा। पहला सवाल यह है कि क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज ने 26 अगस्त को इसी पर्टिकुलर ग्लेशियर को कोलैप्स कराया? अभी नहीं। किसी एक डिजास्टर को क्लाइमेट चेंज से कैजुअली लिंक करने के लिए इवेंट स्पेसिफिक साइंटिफिक एट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है। इसके लिए ग्लेशियर की लॉन्ग टर्म कंडीशन, टेम्परेचर ट्रेंड्स, स्नो और आइस डायनेमिक्स, स्लोप स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, और दूसरे जियोलॉजिकल फैक्टर्स का एनालिसिस करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरा सवाल कहीं ज़्यादा स्पष्ट है, ज़्यादा साफ है। क्या क्लाइमेट चेंज हिंदू कुश हिमालय के क्रायोस्फीयर को तेज़ी से बदल रहे हैं, और क्या इससे कुछ माउंटेन हैजर्ड्स का ओवरऑल रिस्क जो है वो बढ़ सकता है? इसका एविडेंस मजबूत है। ICIMOD के 2026 ग्लेशियर आउटलुक के मुताबिक हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियर आइस लॉस की दर 2000 के बाद लगभग दोगुनी हो गई है। 1990 से 2020 के बीच इस पूरे रीजन के ग्लेशियर्स ने करीब 12% अपना एरिया और लगभग 9% एस्टिमेटेड आइस रिजर्व्स खोए हैं। ये केवल क्लाइमेट स्टोरी नहीं है, ये वाटर, एनर्जी, एग्रीकल्चर और डिजास्टर रिस्क स्टोरी भी है। क्योंकि हिमालय के ग्लेशियर्स केवल बर्फ के विशाल भंडार नहीं हैं, वो एशिया की कई बड़ी रिवर सिस्टम के लॉन्ग टर्म वाटर बैलेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अभी हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, परमाफ्रॉस्ट। अब समझिए परमाफ्रॉस्ट की पूरी कहानी क्या है, क्या होता है परमाफ्रॉस्ट। यहाँ एक ऐसी चीज़ आती है जिसके बारे में आमतौर पर कम बात होगी, परमाफ्रॉस्ट। ऊंचे माउंटेन रीजन्स में ज़मीन और चट्टानों के बीच कुछ हिस्से लंबे समय तक फ्रोजन रह सकते हैं। यही परमाफ्रॉस्ट है। जब तापमान बढ़ता है और ये फ्रोजन ग्राउंड डिग्रेड होता है तो कुछ स्टीप स्लोप्स की स्टेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमाफ्रॉस्ट पिघला और नेपाल में यही फ्लड आ गई। ऐसा दावा अभी साइंटिफिक एविडेंस में साबित नहीं है। लेकिन ब्रॉडर हिमालयन कॉन्टेक्स्ट में ग्लेशियर, परमाफ्रॉस्ट, स्नो और रॉक स्लोप्स को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। क्लाइमेट चेंज इस पूरे क्रायोस्फीयर को बदल रहा है और इसलिए रिसर्चर्स का कंसर्न यह है कि आने वाले समय में माउंटेन हैजर्ड्स का बिहेवियर भी बदल सकता है। ICIMOD की 2026 असेसमेंट इसी वजह से हिमालयन क्रायोस्फीयर मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को अधिक मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर देती है। ये तबाही है कितनी बड़ी, चलिए आगे निगाह डालते हैं। अब आते हैं सबसे मानवीय और सबसे भयावह हिस्से पर। नेपाल और तिब्बत दोनों तरफ से इस घटना ने भारी तबाही मचाई है। नेपाल में रसुवा और डाउनस्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स में घर, सड़कें, ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बह गए हैं। कई हाइड्रो पावर इंस्टॉलेशंस और प्रोजेक्ट साइट्स को भी बेहद नुकसान पहुंचा है। रसुवा गधी, तिमुरी कॉरिडोर और नेपाल और तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण ट्रेड और ट्रेवल रूट हैं, बुरी तरह प्रभावित हुआ है। फ्लड वाटर के साथ आया सेडिमेंट और मलबा कई जगहों पर इतनी मात्रा में जमा हुआ है कि पूरा लैंडस्केप बदल गया है। और इस डिजास्टर की सबसे खतरनाक विशेषता इसकी स्पीड थी। एक सामान्य फ्लड में प्रशासन और लोगों को पानी बढ़ने का कुछ समय मिल सकता है, लेकिन फ्लैश फ्लड और डेब्री फ्लो में वार्निंग विंडो बहुत छोटी हो सकती है। इसलिए माउंटेन वैलीज में रहने वाली आबादी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखिए कि ह्यूमन कॉस्ट और आंकड़े क्यों बदल रहे हैं। 27 अगस्त को भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसलिए कैजुअल्टी और मिसिंग पर्सन्स के आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। रॉयटर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में कम से कम 165 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और नेपाल तथा तिब्बत को मिलाकर करीब 1500 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं।
इनमें भारी संख्या फॉरेन नेशनल्स की भी है। भारत के लिए इस डिजास्टर की कहानी दो स्तरों पर अहम है। पहला, इस बाढ़ में बड़ी संख्या में इंडियन नेशनल्स और पिलग्रिम्स प्रभावित हुए हैं। शुरुआती लिस्ट में भारतीय नागरिकों की संख्या काफ़ी बड़ी थी और नेपाल आर्मी ने कुछ इंडियन टूरिस्ट को रेस्क्यू भी किया है। नंबर्स बदल रहे हैं, इसलिए यहाँ भी लेटेस्ट वेरीफाइड फिगर को स्क्रीन पर अपडेट करना बेहतर होगा। इसकी सूचना हम लोग आपको बाद में देंगे। दूसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एंगल है वो है रिवर कनेक्टिविटी, जो हिंदुस्तान के रिवर से जुड़ी हुई हैं। लेंडेकोला का वाटर सिस्टम भोटे, कोशी और आगे त्रिशूली सिस्टम से जुड़ता है। त्रिशूली आगे नेपाल की नारायणी रिवर इस सिस्टम का हिस्सा है, जो भारत में गंडक के नाम से जानी जाती है। इसलिए नेपाल में अपस्ट्रीम फ्लड इवेंट का डाउनस्ट्रीम इम्प्लीकेशंस भारत के लिए अहम हो सकता है। इसी वजह से भारत सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरियाज़ को अलर्ट रहने और रिवर लेवल्स की क्लोज मॉनिटरिंग करने को कहा है। बिहार में गंडक बेसिन के कई ज़िलों को प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए तैयार रखा गया है। यहाँ भी एक बात साफ कर देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल में आई पूरी फ्लैश फ्लड उसी इंटेंसिटी में बिहार तक पहुँच जाएगी। अपस्ट्रीम फ्लैश फ्लड और डाउनस्ट्रीम रिवर फ्लड एक ही चीज़ नहीं है। जैसे जैसे पानी नीचे आता है, वैली जियोमेट्री, ट्रिब्यूटरीज, सेडिमेंट, रिवर कैपेसिटी और फ्लड प्लेन बिहेवियर बदलते हैं। इसलिए इंडिया के लिए कंसर्न है कि डाउनस्ट्रीम रिवर लेवल्स है और पॉसिबल फ्लडिंग, न कि नेपाल की पूरी फ्लड वेव का उसी रूप में बिहार पहुंचना। एक और सवाल है कि क्या ऐसी घटना को पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता था? ये शायद सबसे कठिन सवाल है। क्या साइंटिस्ट पहले से बता सकते थे कि 26 अगस्त की सुबह ग्लेशियर का ये हिस्सा टूटेगा? फिलहाल ऐसी प्रिसाइज प्रेडिक्शन संभव नहीं है, लेकिन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का लक्ष्य हमेशा एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं होता। अगर सैटेलाइट मॉनिटरिंग ग्लेशियर में असामान्य बदलाव पकड़ सके, अगर सीस्मिक सेंसर्स कोलैप्स का सिग्नल तुरंत पहचान सके, अगर अपस्ट्रीम रिवर गेजेस वाटर लेवल में अचानक बदलाव दर्ज करे और अगर ये इन्फॉर्मेशन डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज़ तक कुछ मिनट पहले भी पहुंच सके, तो कैजुअलिटीज़ कम की जा सकती हैं। यानी सवाल केवल ये नहीं होना चाहिए कि क्या हम ग्लेशियर कोलैप्स रोक सकते हैं, सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या हम उसके बाद आने वाली फ्लड वेव से लोगों को बचा सकते हैं। हिमालय में यही अर्ली वार्निंग चैलेंज आने वाले वर्षों में और अहम होने वाले हैं। सबसे बड़ा लेसन क्या है इससे? नेपाल की इस घटना को केवल भयंकर बारिश से आई बाढ़ कहना गलत है। इसे केवल क्लाइमेट चेंज डिजास्टर कहना भी वैज्ञानिक रूप से जल्दबाजी होगी। असली कहानी इससे ज़्यादा जटिल, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक रैपिडली चेंजिंग हिमालयन एनवायरनमेंट में ग्लेशियर, रॉक, स्नो, परमाफ्रॉस्ट और रिवर सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक हिस्से में अचानक बदलाव दूसरे हिस्से में डिजास्टर पैदा कर सकता है और यही कास्केडिंग रिस्क है। आज समस्या केवल ये नहीं है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समस्या यह है कि जिस फिजिकल इन्वायरमेंट पर करोड़ों लोगों की वाटर, एनर्जी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स डिपेंडेंट है, वो इन्वायरमेंट खुद बदल रहा है। अब चलिए प्रोग्राम के आखिर में बताते हैं आपको, नेपाल में 26 अगस्त को जो हुआ उसकी पूरी साइंटिफिक कहानी अभी लिखी जा रही है। लेकिन इतना अब काफ़ी स्पष्ट है कि ये कोई साधारण मानसून फ्लड नहीं थी। हिमालय की ऊंचाई पर ग्लेशियर का एक हिस्सा कोलैप्स हुआ। आइस और रॉक का भारी मास नीचे मैदानी इलाकों में आया, डेबरी रिवर सिस्टम में पहुंचा और उसके बाद ऐसी फ्लैश फ्लड पैदा हुई जिसने कुछ ही समय में नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर रीजन को तबाह कर दिया। शुरुआत में अर्थक्वेक को इसका संभावित कारण माना गया, लेकिन यूएसजीएस एनालिसिस ने उसे इंटरप्रिटेशन को बदल दिया और सिस्मिक सिग्नल को ग्लेशियर और रॉक कोलैप्स से पैदा हुई एनर्जी के रूप में पहचाना। क्लाइमेट चेंज के बारे में भी हमें जिम्मेदारी से बात करनी होगी। ये कहना अभी वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज ने इस पर्टिकुलर ग्लेशियर को तोड़ा, लेकिन ये कहना उचित ज़रूर है कि हिमालयन ग्लेशियर से तेज़ी से मास खो रहे हैं, क्रायोस्फेयर चेंज हो रहा है और वार्मिंग माउंटेन इन्वायरमेंट में कई तरह के हैजर्ड्स के लिए कंडीशंस बदल रही हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल उचित है कि हिमालयन ग्लेशियर तेज़ी से मास खो रहे हैं, क्रायोस्फेयर बदल रहा है और वार्मिंग
माउंटेन इन्वायरमेंट में कई तरह के हैज़र्ड्स के लिए कंडीशंस लगातार चेंज हो रही हैं। इसलिए नेपाल की ये घटना सिर्फ एक डिजास्टर नहीं है, एक वार्निंग भी है। वार्निंग इस बात की कि हिमालय को अब केवल सुंदर पहाड़ों और नदियों की तस्वीर की तरह नहीं देखा जा सकता। इसे एक रैपिडली चेंजिंग इंटर कनेक्टेड नेचुरल सिस्टम की तरह देखना समझना होगा, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर में होने वाला बदलाव केवल ग्लेशियर तक सीमित नहीं रहता, वो नीचे नदी में उतर सकता है, नदी से वैली में आ सकता है और वैली से बहुत दूर भारत के मैदानी इलाकों तक उसका असर पहुंच सकता है। सवाल ये नहीं है कि अगला हिमालयन कोलैप्स कब होगा, सवाल यह है कि जब अगली बार पहाड़ में कुछ टूटेगा तो क्या हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम्स, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और हमारी अर्ली वार्निंग इंतजामात उस बदलाव को समय रहते पहचान पाएंगे। क्योंकि हिमालय की सुरक्षा केवल हिमालय में रहने वालों का सवाल नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की सुरक्षा का सवाल है जिनकी ज़िंदगी इन पहाड़ों से निकलने वाली नदियों पर टिकी हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus digital original series.